नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कह रखा कि एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी करें हमारे साथ। और हिंदी पेपर जो आपका लैंग्वेज पेपर है, पेपर 2, उसमें आप 90 प्लस स्कोर करने के लिए तैयार हो जाइए। आज की जो क्लास है वो हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड। अगर हम पेपर 2 के हिंदी लैंग्वेज पेपर को चूज करते हैं तो काव्य खंड एक सबसे कठिन भाग माना जाता है। लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपको सबसे अगर आसान लगेगा तो वो काव्य खंड ही लगेगा। अब पढ़ाने कैसे वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एक्साइज कांस्टेबल की जो सिलेबस है वो पूरा होने में 15 अगस्त तक सिलेबस पूरा होने के पूरे चांसेस है। इवन हो भी जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत अगर धीरे धीरे अगर हम कर रहे हैं ना तो 2 से 2.5 महीने में मान रहा हूं। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं बाबू, क्योंकि देखो, हमें करना है 90 प्लस और एक ही चीज को मैक्सिमम बार रिवीजन करना है। तो 15 अगस्त तक मैंने अगर बातें कही है तो वो रिवीजन के साथ कंप्लीट होगा। मतलब अगर 16 तारीख को आपकी परीक्षा हो जाएगी तो आप उसको और मैक्सिमम कर लेंगे। तो पढ़ने कैसे वाले हैं एकदम शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग काव्य खंड, फिर जो कहानियां हैं उन सभी कहानियों को पढ़ेंगे। लेकिन अगर काव्य खंड शुरू हो रहा है तो ये आज का जो टॉपिक है वो है कन्यादान। ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर सी कविता कन्यादान आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई कन्यादान का पहले आप लोग पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन आप चीजों को समझें। इसके बाद मैं आपको दूसरी वीडियो आएगी इसके लेखक परिचय के, और तीसरी वीडियो आएगी शब्दार्थ के। जितने भी यहां पर शब्दार्थ होंगे उन सभी शब्दार्थों को आप लोगों को याद कराया जाएगा, उसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। एंड लास्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसीलिए मैंने इतना लंबा समय कहा कि 15 अगस्त तक आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है, अब बहुत रिवीजन के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से कोई भी छात्र अगर चाहते हैं कि जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी, हिंदी पेपर की तैयारी करें तो आप हमारे ऐप से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऐप झारखंड वॉरियर जो कि आपको प्ले स्टोर पे मौजूद है, वहां से आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर कोई अगर दिक्कत होती है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस क्लासेस के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका सिलेबस बहुत आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कन्यादान। आज की जो कविता है उसका नाम है कन्यादान। बहुत ही खूबसूरत सी कविता है जिसको लिखा है ऋतुराज जी ने। ऋतुराज लेखक के विषय में अगली वीडियो अपलोड हो जाएगी। लेकिन आज की जो क्लासेस है इसमें हम लोग इस कविता को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो कविता है कन्यादान, उसके लेखक के बारे में 2 लाइनें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो लेखन शैली था वो और लेखकों से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि ये अपने मुख्य धारा से अलग हो करके समाज के हंसिए के लोगों की चिंताओं को अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और अपने आसपास के रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें घटित होती थी, चाहे वो सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह ये डाला करते थे। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। लेखक ऋतुराज ने इस कविता में मां की उस पीड़ा को व्यक्त किया है जब वह अपने बेटी को विदा करती है। स्टार्ट करते हैं आज की कविता को पहले लाइन से, जो कहता है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ये 3 लाइन आपको बहुत कुछ बता देगी। एक मां का जो दुख है वो यहां पर बयां हो रहा है। उस समय जब कन्यादान हो रहा होता है उस समय मां को लगता है जैसे उसकी अपने जीवन भर की पूंजी गंवा दी है। जब बेटी की शादी हो रही होती है तब मां को ऐसा लगता है कि उसने अपनी जो कुछ भी जीवन भर की पूंजी थी उसको गंवा दिया। इसीलिए
ये लाइन कहती है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। आगे की लाइन है कि लड़की अभी शयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। मां के हृदय में आशंका बनी रहती है कि कहीं ससुराल में उसे कष्ट तो नहीं होगा, और मां कहती है कि अभी वे भोली है। विवाह के बाद सिर्फ और सिर्फ वो इमेजिन कर रही है एक सुखी जीवन की, एक सुखी जीवन की वो कल्पना कर रही है, लेकिन उसे दुख देखा नहीं है कभी। वह भला दुख का सामना कैसे करेगी, इस बात का चिंता इस मां को सता रहा है। और यही लाइन कहती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। मतलब वो अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई थी, वो सिर्फ विवाह के बाद उसको सुख का अभाव हो रहा है, आभास हो रहा है, लेकिन वो दुख के बारे में अभी तक वो जानती तक नहीं है। फिर आगे की लाइन लिखी गई है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि सुख स्वभाव सौभाग्य को वह अबोध बेटी पढ़ सकती है, परंतु अनचाहे दुख को वह पढ़ और समझ नहीं सकती है। ये लाइन यहां पर कहता है। मेनली मैं आपको ये जो दो स्टेंजा है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कन्यादान का पूरा सीन चल रहा है और मां जो है ना वो थोड़ी सी परेशान है अपनी बेटी को लेकर के। वो स्टार्टिंग के लाइन में कहती है, जब लड़की को दान देते वक्त में वह कहती है कि वो उसकी अंतिम पूंजी थी। उसको लगता है कि उसने अपने जीवन भर की जो पूंजी है ना वो गवा दी है। लेकिन मां के हृदय में एक आशंका भी बनी रहती है कि कहीं ससुराल में उसे कष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेटी बहुत भोली भाली है, अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है। और अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का इमेजिन कर रही है कि उसका शादी के बाद का जो जीवन होगा वो बहुत ही सुखमय होगा, लेकिन उसका शादी के बाद दुख भी हो सकता है, इसका अभी उसका सामना कैसे करेगी। कवि कहते हैं इस बारे में कि वो अनचाहे दुखों को वह पढ़ और समझ नहीं सकती है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। आगे की लाइन लिखी है कि मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। मां ने अपने बेटी को सीख देते हुए कहती है कि तुम आईना देख करके अपने सुंदरता पर ज्यादा मत रीझना, ये अस्थाई नहीं होता है। ये पहली सीख देती है मां अपनी बेटी को कि तुम अपना चेहरा देख करके ज्यादा खुश हो मत होना, क्योंकि ये अस्थाई नहीं होता है। और दूसरा सीख मां देती है कि आग का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, इसका उपयोग जलने और जलाने के लिए मत करना। यहीं पर लाइन लिखा गया है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये जो लाइन है ना, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जब मां ने पहली सीख दी कि तुम्हें आईना देख करके नहीं रीझना है, तो मां ने दूसरी सीख भी दिया कि आग का उपयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने में करना, इसको जलने और जलाने में कभी मत करना। यह सीख उन मानसिकता वाले लोगों पर कटाक्ष है जो दहेज के लालच में अपनी दुल्हन को जला देते हैं। ये सीख इस कविता के माध्यम से, ये जो लाइनें हैं वो झंझोर करके रख देती है कि दहेज प्रथा इस लेवल का बढ़ जाता है कि कुछ शादियां होने के बाद कुछ जल जाते हैं, जला दिए जाते हैं। तो ये सभी लोगों पर कटाक्ष है। मां ने तीसरी सीख भी दिया
कि वस्त्र और आभूषण को ज्यादा महत्व मत देना, ये स्त्री जीवन के बंधन है, इससे ज्यादा लगाव अच्छा नहीं है। ये लाइन आपको बताता है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन का। मतलब इन्होंने कहा है, माता ने कहा है वस्त्रों के बारे में तीसरी सीख देते हुए मां कहती है कि वस्त्र आभूषणों का ज्यादा महत्व मत देना, ये स्त्री जीवन के बंधन है। आगे का लाइन जो है वो बताता है कि मां ने लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना। ये जो लाइन कहा है ना, बहुत ही खतरनाक लाइन है। मां कहती है कि लड़की होना कोई बुरा नहीं है, परंतु लड़की जैसे कमजोर असहाय मत दिखना। तुम लड़की हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन लड़की जैसा कमजोर असहाय कभी मत दिखना। और कहता है माँ कहती है, कहने का जो माँ का मतलब होता है वो यही होता है कि जरूरत पड़ने पर कोमलता, लज्जा, इन सभी को हट करके अत्याचार के प्रति आवाज उठाना। और ये पोयम हो जाता है समाप्त। इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप चीजों को रिवाइज कर सके, आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सके। एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं, ये कन्यादान पोयम कविता कक्षा 10वीं के और एक्साइज कांस्टेबल के परीक्षा में पूछा जाएगा, झारखंड पुलिस के परीक्षा में पूछा जाएगा। इस कन्यादान, ये जो लिखा गया है यहाँ पर, ये जो कविता ऋतुराज के द्वारा, वो एक माँ बेटी की व्यथा है। और इस पोयम के माध्यम से बहुत चीजों को उजागर किया गया है। जैसे माँ अपनी बेटी को दान करते हुए ऐसा महसूस करती है कि बेटी उसकी अंतिम पूंजी है। माँ उसे कई सारे सीख भी देती है। माँ को ऐसा डर भी लगता है कि बेटी को सिर्फ सुख जीवन का आभास है, दुखी जीवन का आभास नहीं है। वो कैसे कर पाएगी? वो बहुत सारे सीख देती है और कहती है, पहला सीख में वो कहती है कि तुम अपना रूप सौंदर्य पर मत ज्यादा खुश होना। वहीं दूसरे सीख में कहती है वो कि आग का उपयोग जो है ना, जलने जलाने के लिए मत करना, आग का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है। वहीं पर मां ने आगे की लाइन लिखते हुए कहा है, तीसरी सीख देते हुए मां ने कहा है कि वस्त्र आभूषणों को ज्यादा मत महत्व देना, ये स्त्री जीवन के बंधन है, इससे लगाव अच्छा नहीं है। और मां कहती है कि लड़की होना बुराई नहीं है, पर लड़की जैसा कमजोर असहाय मत दिखना, और जरूरत पड़े तो कोमलता और अपनी लज्जा को हटा करके अत्याचार के प्रति आवाज उठाना। और ये कविता हो जाता है समाप्त। अगर पूरे कविता का मैंने सारांश में आपको बताऊं तो इस कविता का सारांश बुक्स के पहले पेज में ही दिया गया है कि कविता में माँ बेटी की स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी का आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी मां के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि मां के संचेत अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता या फिर प्रामाणिक अभिव्यक्त है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। ये सुबह के 3:30 बजे वीडियो शूट हो रहे हैं, जिसके वजह से आवाज लड़खड़ा जा रहा है। ये मत सोचना कि सर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए। आज की क्लासेस यहीं पर कन्यादान समाप्त होता है। जब भी आप कन्यादान पढ़ेंगे तो बस एक ही चीज माइंड में रखना कि मां को सिर्फ ऐसा ही लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी अंतिम पूंजी है। मां ने 3 सीख दिया। आईना के सामने चेहरा देख करके मत रीझना, ये अस्थाई नहीं है।
आग जो है वो खाना बनाने के लिए, जलने और जलाने के लिए नहीं है। आभूषण और वस्त्र, इसको कभी महत्व मत देना, कभी उसकी लालच मत करना। ये सारी चीजें इस कन्यादान पे बताया गया है। माँ का चिंतन भी व्यक्त किया है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी, ये कविता आप सभी को पसंद आई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं ऋतुराज के पूरे लेखक परिचय के एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां से सवाल आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं प्रश्न कैसे आएंगे। प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि कन्यादान कविता में किसकी पीड़ा को बताया गया है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आप खुद कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगला सवाल जो कि मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा और आपको बताना भी है कि माता की अंतिम पूंजी किसे कहा जाता है। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। YouTube की क्लास है, ऐप पे इसका पूरा आपका एनिमेशन के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जाओ और जाकर के क्लासेस को ज्वाइन करो और एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड पुलिस की तैयारी करो, बेशक पूरे मूड के साथ, जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ। आज की क्लासेस यहीं। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।